डिस्कस किया था वो क्या था, नेसेसरी कंडीशंस। हेडिंग लगा लो जल्दी से। नेसेसरी कंडीशंस टू execute simple harmonic motion। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि हमें आज यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, नेसेसरी कंडीशंस में जो हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था कि यहाँ पर थ्रू आउट द मोशन जो सिंपल पेंडुलम है उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम शुड बी द सेम। अच्छा, एम्पलीट्यूड हम कहते हैं कि इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था इन द क्लास विद द एक्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसमें क्या रहना चाहिए तुम्हारा, थ्रू आउट द मोशन सेम रहना चाहिए, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन के साथ साथ एम्पलीट्यूड को सेम करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड में सेम के एनर्जी सेम रहेगा। एनर्जी विल रिमेन सेम। अच्छा, एनर्जी सेम रहेगा, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर किसी किस्म में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। दैट कि ना तो हीट एनर्जी डेवलप होगा ना ही साउंड एनर्जी डेवलप होगा। रीजन क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हम जो आमतौर पर करेंगे वो वो इन वैक्यूम करेंगे, जिसमें एयर के अमाउंट के प्रेजेंस के जो चांसेस है वो मिनिमम होगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि तुम्हारे पास एनर्जी में लॉस ना होने के बराबर चांसेस हैं तुम्हारे पास। ठीक है, सो जब एनर्जी सेम रहेगा इट मीन्स दैट के सरफेस should be or the surface will be frictionless। ये हमने नोट डाउन करना है क्या? जी बेटा, 9 पी 10 पी स्पेशली इसको नोट डाउन करना है। 10 जी कर चुके क्लास में। तुम्हारा सरफेस क्या रहेगा, ये फ्रिक्शनलेस रहेगा। सरफेस के फ्रिक्शनलेस रहने से एडवांटेज मिलेगा कि किसी में कोई हीट या साउंड एनर्जी डेवलप नहीं होगा। और जब हीट एंड साउंड एनर्जी डेवलप नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, किसी किस्म की कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, सरफेस शुड बी फ्रिक्शनलेस। अच्छा, सरफेस के फ्रिक्शनलेस होने के साथ साथ और क्या होना है कि तुम्हारे लिए यहां पर न्यूटन्स के तमाम तर लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विल बी एप्लीकेबल। यहां पे न्यूटन्स के तमाम तर लॉज एप्लीकेबल हैं। न्यूटन्स के तमाम तर लॉज एप्लीकेबल हैं, इट मीन्स दैट कि जब बॉडी मीन पोजीशन में रहेगा तो बाय दैट केस यू हैव सीन दैट कि एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है। इट मीन्स दैट कि बॉडी का वेट और सिंपल पेंडुलम का जो टेंशन है दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इट इज इंडिकेटिंग कि तुम्हारे पास जो न्यूटन थर्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इम्प्लीमेंट हो रहा है इन द सिंपल ऑन द सिंपल पेंडुलम। फिर सेकेंड लॉ इम्प्लीमेंट ऐसे हो रहा है कि when you release the ball from the when you release a simple pendulum ball from the extreme position,
सो होता ये है कि तमाम द ड्रैग फोर्स विल बी कन्वर्टिंग इनटू द restoring force. When all the drag force are converting into the restoring force, so what will happen by that case? कि वहां पर तुम्हारे पास बॉडी एक्सेलरेट करे इन द डायरेक्शन ऑफ द restoring force. When the body is accelerating in the direction of the restoring force, it is indicating you कि यहाँ पर second law of motion implement हो रहा है. ठीक है. अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे इंप्लीमेंट होगा? जब तुम एक बार मोशन में सेट कर चुके हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट विल रिमेन एट यूनिफॉर्म मोशन. वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा. कब तक मूव करता रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स तुम अप्लाई नहीं करते. ठीक है. यहां पे आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन के तीनों लॉ इंप्लीमेंटेबल है. गॉट इट? फिर तुम्हारे पास हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या होगा? इज एप्लीकेबल. हुक्स लॉ क्या है भाई? यहां पे एप्लीकेबल है. हुक्स लॉ क्या होगा भाई? एप्लीकेबल होगा. अब हुक्स लॉ कैसे एप्लीकेबल है भाई? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रहा है फ्रॉम द मेन पोजीशन. ठीक है. अब जब फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है विदाउट डैमेजिंग द सिंपल पेंडुलम, तो इट मींस देन वहां पे हुक्स लॉ इंप्लीमेंट होता है. हुक्स लॉ का स्टेटमेंट शायद हम सबको याद होगा कि विद इन एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. यानी जब तुम इलास्टिक लिमिट में रहोगे तो क्या होगा कि स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यानी स्ट्रेस यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वी आर exerting on any object at particular point. ठीक है. साथ साथ स्ट्रेन क्या आ रहा है? स्ट्रेन आ रहा है जो बॉडी में या सिंपल पेंडुलम जो डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो है स्ट्रेन तुम्हारा. ठीक है. तो फिर विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रिंग, विदाउट डैमेजिंग द सिंपल पेंडुलम, when you are applying the stress and due to that applied stress the body is displacing, it means that कि यहाँ पे Hooke's law applicable है. Got it? Understood बेटा? यस सर. Okay. अच्छा, और साथ साथ एक और बात कि तुम्हारे स्ट्रिंग और स्प्रिंग, स्ट्रिंग हो या स्ट्रिंग हो या थ्रेड हो, ये सब के सब क्या होना चाहिए? इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए. मतलब कि इसमें थोड़ी सी लचक हो, पर इट डजंट मीन कि लचक बहुत ज्यादा हो. ठीक है. और प्लस ये टूटना भी नहीं चाहिए. अंडरस्टूड? थ्रेड, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग, ये तुम्हारे पास टूटना भी नहीं चाहिए. गॉट इट? So these are the points that you need to note it down on your notebook. नोट डाउन करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो.
नोट डाउन कर लिए बेटा? टेन पी स्पेशली नोट डाउन कर लिए तो फिर मुझे इन्फॉर्म करो। सबने नोट डाउन कर लिए? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, वो है लॉ ऑफ लॉज ऑफ आइसोक्रोनिज्म। ये जो लॉ है ये बनाया गया है टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड है क्या, ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। व्हाट इज टाइम पीरियड? जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्लास में ऑब्जर्व किया था, ये था एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये था एक सिंपल पेंडुलम। ये था एक सिंपल पेंडुलम। अब हो ये रहा था कि भाई ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन, इनके अराउंड मूव कर। ठीक है, अब जब मैंने यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब रिलीज कर रहा हूं, तो सिंपल पेंडुलम घूम के यहाँ पे जा रहे हैं, फिर यहां से घूम के यहाँ पे जा रहे हैं। और जब वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, एंड देन यहां से वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा हो, यानी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दैट इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है भाई? कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को एक राउंड ट्रिप करने में जो टाइम लगेगा, जो ड्यूरेशन होगा उसका, दैट इज योर टाइम पीरियड। ड्यूरेशन, अच्छा ये 10 पी भी इस डेफिनेशन को जरा नोट डाउन कर लो। ड्यूरेशन of completion of one round trip. Round trip is called टाइम पीरियड। इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, एक ड्यूरेशन मतलब कि ड्यूरेशन जो राउंड ट्रिप कंप्लीट होने में रिक्वायर्ड है, दैट इज योर टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को जो तुम रिप्रेजेंट करते हो बाय यूजिंग कैपिटल टी, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट वही सेकेंड्स है। ऐसा यूनिट सेकेंड्स है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे पास टाइम पीरियड। अच्छा, हम देखना ही ये है कि एम्पलीट्यूड और मास का क्या इफेक्ट पड़ता है टाइम पीरियड के ऊपर। देखो एक चीज याद रखो, सबसे पहला स्टेटमेंट है मास एंड मास ऑफ सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड amplitude of vibration has no effect on time period.
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई मास और सिंपल पेंडुलम में जो मास है और जो एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन है, इन दोनों चीजों का टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। जब टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट मीन्स दैट कि अगर तुम सिंपल पेंडुलम का मास इंक्रीज करो, यानी 4 kg से तुम ले जाओ 8 kg के ऊपर सिंपल पेंडुलम को, तो उससे टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टाइम पीरियड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर है और उसको तुम ले जाते हो 80 सेंटीमीटर में, तो भी कम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एम्पलीट्यूड, और ज्यादा करने से भी एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट है, वो है भाई टाइम पीरियड is directly proportional to the square root of length of simple pendulum। ठीक है। यानी जो तुम्हारे पास टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है किसके? लेंथ के स्क्वायर रूट के। ठीक है। जो सिंपल पेंडुलम का जो भी लेंथ होगा उसका तुम स्क्वायर रूट निकालोगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। अच्छा, यहां पर मैं स्क्वायर रूट, क्योंकि जूम के ऊपर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने यूज नहीं कर सकता, तो मुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड स्क्वायर रूट का भी साइन मेरे पास मौजूद नहीं है। ये पहले तो स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद ये इक्वेशन लिख लेना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बताया जा रहा है कि टाइम पीरियड is inversely proportional. Time period is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity। इसका मतलब यह है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी सरफेस का डिफरेंट होता है, राइट? तो इट मीन्स दैट जिस एरिया का, जिस रीजन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, वहां पे टाइम पीरियड तुमको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और जिस सरफेस का तुम्हें क्या कहते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा मिलेगा, वहां पे तुम्हें टाइम पीरियड आमतौर पर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। सो इस वजह से यहां पर होगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/स्मॉल g का स्क्वायर। ठीक है। ये जल्दी से इसको तुम लोग जल्दी से नोट डाउन करो, एंड नोट डाउन करके मुझे इन्फॉर्म करो। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये। जी जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, एंड देन लेट मी नो।
अच्छा, अगर कर चुके हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, उसको नोट डाउन करो। ये लोग बार बार लीव करके क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भाई? अच्छा, पाई का सिंबल यहाँ पे नहीं बन सकता, सो इस पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये तुम्हारे पास है फॉर्मूला। इसको नोट डाउन करो, क्योंकि इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। एंड यू ऑल नो कि एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है। वैल्यू ऑफ जी, अच्छा सिंपल पेंडुलम किसी भी सरफेस में होगा, मतलब कि ये मून में भी हो सकता है। मून में अगर होगा तो फिर तुम यूज करोगे एल एम, और अगर अर्थ के ऊपर होगा तो एल के जगह यूज करोगे एल ई। ठीक है, ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पाई की वैल्यू तुम्हें मालूम है, यू नीड टू यूज 22/7 टू ऑब्टेन द करेक्ट रिजल्ट। तुम काफी हद तक करेक्ट रिजल्ट से क्लोज रहोगे इफ यू आर यूजिंग 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 भी तुम यूज कर सकते हो, बट उसमें तुम्हें तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू के साथ डिफरेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। बट इन ऑल सिचुएशन तुम चाहे दोनों वैल्यू में से कोई भी एक यूज करो, दैट इज करेक्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। ओके, नोट डाउन करो इसको जल्दी से बेटा। 10p पे मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं बुक के। राइट, पहले तो हम सब बुक ओपन करो। हम यहाँ पर अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू द टाइम पीरियड। वो न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10G वालों, जिन लोगों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम था, वो यहाँ देख ले, ताकि उनके लिए एक तरह का रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम जो न्यूमेरिकल करेंगे अभी फिलहाल 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। अच्छा, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान दो। 10.1 है, इसमें तुमसे कहा जाता है कि the time period of simple pendulum is 2 seconds, time period है 2 seconds, what will be its length on the earth? अर्थ के ऊपर लेंथ क्या होगा जिसका सिंपल पेंडुलम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून इफ, लेंथ के ऊपर लेंथ क्या होगा मून के सरफेस पर, जबकि जी जी की वैल्यू गिवन है मून के सरफेस के लिए
वो क्या गिवन है, जी एम स्टैंड्स फॉर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। और जीई इक्वल अपॉन 6, जी एम इक्वल टू जीई अपॉन 6। जीई बेसिकली स्टैंड्स फॉर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। एक जगह अर्थ के लिए वैल्यू ऑफ जी गिवन है और एक जगह मून के लिए गिवन है, ठीक है। जीई जो जो जी की वैल्यू ऑन द सरफेस अर्थ है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस वन। हम इस क्वेश्चन की यूज करेंगे, तुम लोग सब अपने अपने नोटबुक के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन नंबर लगाओगे 10.1, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे डेटा बनाएंगे, ठीक है। पूरा के पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करने की नीड नहीं है। ओके, नाउ 10.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10.1 न्यूमेरिकल है। इसमें सबसे पहले हमें डेटा बनाना। डेटा बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया हुआ है, एंड व्हाट इज दैट, टाइम पीरियड गिवन है, वो क्या है 2 सेकेंड। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, टाइम पीरियड कभी भी एग्जैक्टली इक्वल टू 2 सेकेंड अगर है किसी भी पेंडुलम का जो गिवन है, उसको हम नेम करते हैं एज सेकेंड्स पेंडुलम। क्या नेम करते हैं? एज सेकेंड्स पेंडुलम। उसको फिर हम सिंपल पेंडुलम नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे भाई? लोग अभी तक क्यों आ रहे भाई? अनमोल का इंटरनेट मसला है। ओके, उसके बाद लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मुझे कैलकुलेट करना है। फिर लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून भी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून भी मुझे कैलकुलेट करना है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ मुझे गिवन है, एंड दैट इज जीई, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने, दैट इज G/6, GE/6, ठीक है। सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस डेटा के ऊपर तुम्हें सॉल्व करना है। जी एम की वैल्यू क्या होगी, G/6 करके। लेट मी नो अबाउट योर आंसर। वैल्यू क्या आएगी, मुझे काइंडली मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 1.66 ms-2। जी, यानी डेसिमल के बाद तुम्हें टू डिजिट्स ही यूज करना है, टू से ज्यादा डिजिट्स यूज नहीं करोगे। 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, हम सबसे पहले एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ताकि फिर एक तरफ में मेरा सोल्यूशन जो है आ जाए। सोल्यूशन देख लो, मैं नहीं करूंगा ये सॉल्व, तुम लोग खुद करोगे सॉल्व। सो कहना यह है कि
सबसे पहले तुमने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कैलकुलेट कर। अब ये कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूले में तुम क्या क्या चेंजेस करोगे वो देखो जरा। कैपिटल टी इक्वल्स 2 पाई रूट एल अपॉन जी। रूट एल अपॉन जी। अच्छा, एल में क्या करना होगा, एल के जगह तुम एल ई कर, क्योंकि तुम्हें लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मेजर करना है, राइट। और जहां पे तुम्हारे पास जी आ रहा है वहां पे तुम करते हो, ये एल ई हो गया और ये जी ई हो। ठीक है, अब इसमें कहना ही है कि टाइम पीरियड यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास, टाइम पीरियड के वैल्यू पुट करो, दैट इज 2 सेकेंड्स। फिर ये टू ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 22/7। फिर आ जाएगा तुम्हारे पास स्क्वायर रूट, एल ई कैलकुलेट करना है। ठीक है, एल